बच्चों, आपका YouTube चैनल राज पीसीएम वर्ल्ड में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर वैद्युत आवेश क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें हमें एक अहम टॉपिक दोनों देखना है, वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब कूलाम का नियम हमने आपको सत्यापित कराया था, उसमें समझाया भी था कि आपको हम वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक को तय से बताएंगे पूरी अच्छी तरह से। हालांकि हमने इसमें डिफिनेशन थोड़ा आपको बताया था, डिफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब समझाया था, लेकिन आप पूरी तरह से उससे क्या है डीपली नहीं जा पाए थे, और मैं उससे संतुष्ट भी नहीं था पूरी तरह से कि मतलब केवल किसी चीज़ का आपको केवल थ्योरी बता दूं या परिभाषा बता दूं, संतुष्ट नहीं हो सकते ऐसे, क्योंकि हमें उसके तह तक जाना है, क्या होता है, कैसे इसको हम समझें, ताकि जीवन पर्यंत हमारे साथ ये टॉपिक मिस ना हो कभी। ठीक है ना। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वैद्युतशीलता, परमिटिविटी। ठीक है ना। क्या टॉपिक पहला बच्चों आज का? वैद्युतशीलता। समय देकर आप आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है ना। परमिटिविटी। ठीक बच्चों, देखते हैं। देखिए, प्रकृति का जो स्वभाव होता है, प्रकृति समझते नेचर, प्रकृति हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है बच्चों। और ध्यान समझिए इसको, प्रकृति हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात प्रकृति में आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो वह प्रकृति जो है उसका विरोध करेगी, नेचर जो होता है। ठीक है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। सपोज डेट यहाँ पे अगर कोई आवेश नहीं है तो इसका आवेश 0 है यहाँ पर। ठीक है ना। यदि कोई आवेश ला के यहाँ रख दिया जाए, जैसे प्लस क्यू, ठीक है ना, तो प्लस क्यू आवेश रहेगा तो इसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यदि आवेश रखा है यहाँ पर, वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, आवेश का अपना खुद का एक क्षेत्र होता है बच्चों। ठीक है ना। सपोज दैट इसने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न कर दिया, लगभग 10 न्यूटन पर कूलाम या 20 न्यूटन कुछ भी मान लो, इसमें न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ यहाँ पर। तो अब बताओ, जैसे यहाँ पे इससे जब ये हुआ इतना यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे मान कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। अब यहाँ पे कितना हुआ, आवेश के कारण क्या हो गया, मान लो यहीं पर आवेश रखिए प्लस की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलाम, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ यहाँ से। तो 0 से 10 होने में, 0 से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से यहाँ 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 होने में इस मीडियम ने जितना भी विरोध किया उसका, यानी यही हमको समझना, अगर इसको आप समझे तो आप इसका डिफरेंस समझ जाएंगे। यानी किसी नेचर या फिर कोई माध्यम, तो क्या है, कोई माध्यम जो है विद्युत क्षेत्र का जितना विरोध कर सके, कोई माध्यम हो सकता है, चाहे वह निर्वात हो, चाहे जल हो, चाहे तेल हो, चाहे माइका कुछ भी हो, तो वह जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है कितना विरोध कर सकता है, उसी की माप को ही तो क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चों इसका डिफिनीशन, और इसके विषय में डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो देखते हैं। तो थोड़ा लिख दे रहा हूँ, उसको आप समझा दें पूरा। देखिए, आवेश द्वारा या किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का कोई माध्यम, जिस माध्यम उस आवेश को रखा गया है, ठीक है ना, आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का कोई माध्यम जितना प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध मतलब उसका विरोध करे। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका जितना विरोध कर सके, उसको रोकने में कामयाब हो जाए, ठीक है ना, प्रतिरोध करता है, उसी की माप, यानी उस प्रतिरोध की माप, मतलब उस प्रतिरोध की माप को क्या कहा जाता है, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। तो पहले तो हम थ्योरी समझ गए इसका क्या होता है, आवेश द्वारा या किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का
कोई माध्यम है, जिस माध्यम में किसी आवेश को रखा गया है, यदि वह जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसका उस माध्यम द्वारा या उस माध्यम के कण द्वारा जितना विरोध किया जाएगा, जितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने का प्रयास किया जाएगा, डोमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा, उसी की माप को ही, उसी प्रतिरोध की माप को ही क्या कहा जाता है बच्चों? वैद्युतशीलता कहलाती है वो। या इसी को हम लोग कह सकते हैं जो है परावैद्युतता, ठीक है ना, परावैद्युतता यानी परावैद्युतता या फिर वैद्युतशीलता किसी माध्यम का या किसी पदार्थ का एक गुण होता है कि वो हमेशा जो है उसका विरोध करता है, किसी वैद्युत क्षेत्र का जो है उसके हमेशा क्या विरोध करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम समझ गए हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या है ना डिफाइन करना चाहते हैं, पूरी तरह से इसको समझाना चाहते हैं आपके क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है ना, सपोज दैट एक मीडियम है, मीडियम मतलब निर्वात मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पर? निर्वात। निर्वात समझते हैं आप लोग? निर्वात है वो वायु, कोई भी हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस निर्वात में कोई एक चार्ज रखा गया है, एक चार्ज है प्लस आवेश रख दी मैंने। तो इस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैंने मान रखा देखो यहाँ से, क्योंकि प्लस आवेश है, हमेशा प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा दूर भागता है, यानी प्लस दूर भटकने का प्रयास करता है उसके तल के लंबवत की ओर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन ये जो माध्यम के कण हैं, क्योंकि निर्वात या वायु कोई भी हो उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और गैसों में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु परमाणु पाए जाते हैं, और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने उस माध्यम के अणुओं को दिखा रखा, देखिए आप लोग यहाँ से कई सारे अणु दिखा रखा है मैंने बीच बीच में गोले गोले से। ठीक है, मान लीजिए ऐसे अणु हैं उसके जिसमें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो होगा क्या बच्चों, वो माध्यम किस प्रकार से उस क्षेत्र का विरोध करेगा, वही मैं आपको इसमें से प्रयास कर रहा हूँ बताने का। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है बाहर तरफ प्लस क्यू से, और प्लस क्यू आवेश है, तो वह जो है इन कणों की, चूंकि परमाणु है, परमाणु बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित हो जाएंगे आवेश की तरफ, इस चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी सतह की ओर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश चला जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है अगेंस्ट ही उत्पन्न हो यहाँ से। ठीक है ना, तो धनावेश जो है इसके ऋणात्मक चार्ज को बाईं तरफ कर लिया, और बाहर तरफ सेम दैट यहाँ पर प्लस ने जो है इसके माइनस को प्रेरण द्वारा खींच लिया अंदर की ओर, और प्लस जो है उस साइड हो गया। ठीक है ना, तो यही सभी अणुओं में देखिए आपको मैंने दिखाया है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो इस अणु पर देखिए, मान लीजिए प्लस माइनस है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और यहाँ भी वही सेम दैट, इस अणु के कारण प्लस से माइनस को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ यहाँ पर। तो सभी अणु देखिए इस प्लस क्यू आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सभी अणु जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा थोड़ा जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी पोलराइज्ड हो गए ना, सभी क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। ध्रुवण समझते हैं आप लोग? ठीक है ना, समझ लीजिए इसको कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो होता है ध्रुवित कैसे होता है, इसी तरह कर सकते हैं कि उसके पास क्या करिए, किसी आवेश को ले, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक प्लस चार्ज है, एक प्लेट है जिससे प्लस चार्ज है पूरी तरह से। मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर क्या ले आए, एक परमाणु लेके आए, ये परावैद्युत पदार्थ मान लो। परावैद्युत पदार्थ समझते हैं ना, जैसे कांच, मोम, माइका, रुई इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ होते हैं। इनमें बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो है इसके माइनस वाले पार्ट को इस साइड आकर्षित कर लेगा प्रेरण द्वारा। ठीक है ना, इंडक्शन, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझिए इसको कि यही कहानी यहाँ पे भी है, यानी ये पोलराइज्ड हो गया, यह परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया, पूरी तरह से आयनित हो गया यहाँ से, या इसको ध्रुवित कहते हैं, इसको ध्रुवण हो गया इसका। ठीक है ना, इस प्लस के कारण यह जो परावैद्युत पदार्थ था इसका ध्रुवण हो गया। सेम दैट यहाँ पे वही बताया गया कि प्लस आवेश है यहाँ पर, तो ये सब अणु हैं जो हैं, इन अणुओं को मानिए इस तरह से, इनके बीच में माइनस प्लस सब में हुए, तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस की ओर माइनस चले जाएंगे, माइनस से दूर प्लस हो जाएगा, और सभी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, इसने इतना उत्पन्न किया, इसने इतना, तो यही कहानी सब देखिए पूरी तरह से आप। ठीक है ना, तो ये माध्यम के जो अणु हैं यानी कण हैं,
ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस ये जो प्लस क्यू का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बाहर तरफ जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में अंदर की ओर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। देखिए आपको यहाँ से, ये देखिए आपको यहाँ से, ये इसको देखिए अंदर जा रहा है। देखिए तो जाहिर सी बात है जब दो सदिशों का दिशा विपरीत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब यहाँ पे ये देखिए आप इस तरह से जा रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पार कितना हुआ है, यहाँ से ई डैश, यानी ई डैश मान लीजिए छोटे छोटे कणों के कारण, तो इसके ई डैश हो गया यहाँ से, और ये ई उत्पन्न कर रहा है। जाहिर सी बात है भाई कि सदिशों के नियम से जब विपरीत दिशा में घट जाते हैं आपस में, सपोज दैट इस प्लस क्यू आवेश ने मान लीजिए आप 60 कूलाम या 60 न्यूटन पर कूलाम, इस आवेश ने मान लो जो बाहर तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर जा रहे हैं, कितना उत्पन्न किया इलेक्ट्रिक फील्ड 60 न्यूटन पर कूलाम। और मान लीजिए कि ये जो छोटे छोटे अणु हैं उस माध्यम के, वो लोग कितना उत्पन्न कर लिए, मान लीजिए किसी तरह से कि मान लीजिए कुछ भी मान लो 20 न्यूटन पर कूलाम मान लीजिए, सभी मिल करके उस माध्यम के सभी कण मिल करके इसके खिलाफ, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ इतना उत्पन्न कर दिए। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशाओं में है, तो घटा दीजिए इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। तो कहने का मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि माध्यम जो है हमेशा वैद्युत क्षेत्र का विरोध कर रहा है। माध्यम के कण जो हैं, माध्यम के जो अणु हैं उसमें, वो सभी क्या कर रहे हैं, वही सब तो विरोध कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या सीखा है यहाँ पर, देखिए कि आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का कोई माध्यम, जिस माध्यम को दिखाया मैंने यहाँ से, माध्यम जितना प्रतिरोध करता है यानी जितना विरोध करता है, कैसे विरोध किया, उस माध्यम ने भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है ना। तो क्या होता है, जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है उस प्रतिरोध की माप, यानी उसकी माप जो आई यहाँ पर छोटे छोटे अणु मिल करके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए, उसी की माप को उस इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में से घटा दीजिए, तो पता है 40 न्यूटन कूलम यानी आया यहाँ पर परिणाम। इसका मतलब यही, इसका क्या हो गया, यही माप क्या हुई इसकी वैद्युतशीलता। ठीक, चलिए इसका आप लोग समझिए पूरी तरह से वैद्युतशीलता क्या होती है, समझना है सबको। इसे किस अक्षर लिखते हैं बच्चों, इसे अर्थात वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, इसको हिंदी में लिख लीजिए चाहे एप्सिलॉन, इस तरह से निरूपित करते हैं, इसका एप्सिलॉन इंडिकेशन होता है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है ये। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि वैद्युतशीलता क्या होती है। डिफिनेशन समझा हमने, इसको समझ लिया, इसका सूत्र समझ लिया थोड़ा सा। एप्सिलॉन एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे गॉस का थ्योरम, वहाँ पर पढ़ा होगा फाई, पढ़ेंगे आप लोग फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इसका सूत्र याद कर लीजिए आप लोग की वैद्युतशीलता सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्यू अपान यानी आवेश बटा वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो अब इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसके विषय में देख लीजिए थोड़ा सा। और एक पॉइंट ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट डाल दीजिए थोड़ा सा, नोट पॉइंट कि निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना होता है 8.854 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान देना बच्चों, इसको विशेष तौर पर। ये एक आधार होता है, जिस प्रकार से किसी द्रव्यमान को तौलने के लिए किलोग्राम यूज किया जाता है, आधार वही है, उसी से सबकी तुलना करते हैं। तो आधार क्या होता है, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता को नापने के लिए, किसी भी पदार्थ की वैद्युतशीलता नापने के लिए एक आधार बनाया गया कि इसी से हम लोग जो है इसको बेस पॉइंट मान चलते हैं, इसी से तुलना करके लगाया जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निर्वात के लिए हो गया, और उसके लिए जल के लिए इतना होता है बच्चों, जल का, चलिए इसको देख लेने बाद में, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। तो जल का होता है वो तो निकाला जाता है उससे निकाल करके कि ये इसका वैल्यू होता है, इसी से कंपेरिजन कर लेते हैं उसको, जब परावैद्युतांक पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। वैसे 80 होता है जल का, ठीक है ना। सबसे कम निर्वात की होती है, ध्यान देना, सबसे कम निर्वात की वैद्युतशीलता हुआ करती है। रेस कर दें इसको, तो समझ में आया बच्चों, यहाँ तक पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए बच्चों।
ठीक है। एक बात और, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको जो है कोई इसमें कमी मतलब ना रह जाए समझने में। नेक्स्ट टॉपिक देखते बच्चों, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसे कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, इस पर समझते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा तो आप समझ आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। एक बार देखते हैं पहले यहाँ से कि मान लो दो आवेश हैं Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं। इन्हें मान लीजिए निर्वात में रखा गया। कहाँ पर रखा गया इन्हें? निर्वात में रखा गया इन दोनों आवेशों को। इससे समझिए जा समझेगा, दो चार्ज है, इसका नाम ए रख दो पॉइंट का, इसका नाम बी रख दो बच्चों। यहाँ से निर्वात में रखे गए हैं, इन्हें आर डिस्टेंस पर रखा गया। कितने पर? आर डिस्टेंस पर। तो इनके बीच जो जाहिर बात है अप्लाइड हुआ फोर्स, वैद्युत बल लगेगा, वह चाहे आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण हो। इनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसको हम लोग लिखते हैं F0 से। F0 मतलब निर्वात के लिए नॉट का यूज किया जाता है, F0 कह सकते हैं इसको आप लोग, जो वैद्युत बल लग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियम से, कूलाम ने क्या बताया था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या बताया था? Q1 इंटू Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। इन्हीं दोनों आवेशों को यदि मान लीजिए निर्वात में रखा गया, इतने डिस्टेंस पर, इतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख दिया जाए, जैसे कि जल। मान लीजिए जब निर्वात में, कहाँ पे हैं? जब निर्वात में रखा गया इन्हें, और जब इन्हें कहाँ रखा जाए? जल या माध्यम में रखें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आएगा। Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है बच्चों, इनको A और इनको B रखा गया है। इनके बीच की डिस्टेंस R ही है मान लीजिए। इनको कहाँ रखा गया बच्चों? जल में रखा गया। मान लो इसमें रख दिया, इनका मीडियम चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। इन्हें कहाँ रखा बच्चों? जल में कर दिया जाता मान लो यहाँ से, ठीक है ना। तब इनके क्या लगेगा? इसके बीच में अप्लाइड फोर्स होगा। यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? बल लग जाएगा। तो F वाटर लिख दे, समझ लेंगे आप लोग। F वाटर, ये F मीडियम, एम लिख दो, मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई। भाई दो आवेशों के लिए जब भी बल की बात की जाए कूलाम का नियम लागू हुआ वहाँ पर, इनटू आवेशों गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर R। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि माध्यम के लिए जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम लोग केवल एप्सिलॉन लिखेंगे या फिर एप्सिलॉन M ना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ध्यान समझना इसको, या यहाँ वाटर डाल दो, क्योंकि माध्यम की वैद्युतशीलता अलग होगी ना आज तो, ठीक है ना। क्योंकि जो वैद्युतशीलता होती है बच्चों वो क्या करती है, जैसे निर्वात में रहेगा तो उसके अणु जो है कुछ अलग फोर्स अप्लाई करेंगे, वैद्युत तीव्रता कम रोक पाएंगे, और जब जल में डाला जाए उसके अणु जो है वैद्युत तीव्रता का अधिक विरोध कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ हमने क्या लिया, आप समझिए इसको, W मतलब होता है वाटर रखा है ना, F इन वाटर, यानी फोर्स जो है जल में कितना लग रहा है इसके हिसाब से। एक क्वेश्चन में इसको सेकंड मान लो बच्चों से, इसको क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। तो डिवाइड लगा दो यहाँ से, दोनों बीच में डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाएंगे क्या हो जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मिटा दे बच्चों, यहाँ से हल्का सा ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, जब डिवाइड लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1/2, 1 और 2 को भाग कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? F0/F W, अर्थात निर्वात में बल बटे माध्यम में या जल में बल बराबर क्या हो जाएगा? 10/10, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटे, ये देखिए इसको लिख नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? यहाँ से केवल एप्सिलॉन W इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से 4 पाई कट गया बच्चों, ठीक है ना, और Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर साइड स्क्वायर कट गया बच्चों यहाँ से। तो क्या बचा? यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए F0/F W, F0/F W
इक्वल कितना आ गया, ये देखिए 1 2 3 4 रिवर्स हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा EW अपान E0, यही तो है भाई, ये तो बच्चा को मिला के। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ER कहते हैं, ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको, ER, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे इसको, कैसे बताएंगे डिफिनीशन, देखिए यहाँ पर, देखिए आप ध्यान देखिए इस चीज को, F0 यानी निर्वात में बल तथा जल में बल, ये माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। या आप यहाँ बोलिए कि माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बच्चों, परावैद्युतांक कहा जाता है अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता कही जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, यहीं पर लिखाई नहीं बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता, माध्यम में या फिर जल, जल मतलब माध्यम हो ना, आप क्या बोलेंगे, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता तथा जल की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों, परावैद्युतांक कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। इसी को हम लोग सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो पेपर में दो तरह से आ सकता है, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ये एग्जाम पूछ सकता है आपसे, सापेक्ष वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, दोनों का सेम दैट डिफरेंस आप कर सकते हैं इसका इजिली। आप पूरी तरह चित्र बनाते हुए निर्वात में जल में इसको आप भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ध्यान देना आप लोग, इसको अच्छे समझिए आप लोग, ठीक है ना, ड्राइव में नोट कर लीजिए, ठीक बच्चों, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि वैद्युतशीलता क्या होती है। एक बार 2 मिनट की रिवाइज कर देते हैं। वैद्युतशीलता मतलब किसी माध्यम द्वारा आवेश के उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जितना विरोध किया जाता है,